मैं एक लेडी कांस्टेबल थी। मुझे जेल में एक नया चेहरा नज़र आया था। मैंने अपनी साथी बबीता लेडी कांस्टेबल से पूछा कि इस लड़की का क्या जुर्म है। मेरी साथी बबीता ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वो कहने लगी कि ये लड़की अपने 6 महीने के बच्चे को मारकर आई है। ये शब्द मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मेरे सामने इस वक्त एक ऐसी लड़की थी जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं थी। उसकी उम्र लगभग कोई 19 से 20 साल थी। चेहरे पर मासूमियत भी थी। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को मारा है। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो अपनी उदास निगाहें यहाँ से वहाँ घुमा रही थी। मैंने बबीता से पूछा कि इसका जुर्म साबित हो गया है। बबीता ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी, इसे पूरे मोहल्ले वालों ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल दहल गया। तब मैंने खुद इरादा किया था कि मैं इस लड़की को सज़ा दिलवाकर ही रहूँगी। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। जब मैंने दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत के बारे में सुना तो मेरा दिल पसीज गया। बार बार अपने बच्चे की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाता था। मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों का भी कविता के साथ रवैया अच्छा नहीं था। सभी औरतें उसे बुरा भला कहती थी, उस पर उंगली उठाती थी, मगर वो चुपचाप रहती थी। मुझे लगा था कि वो ज़्यादा दिन तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक दिन फट पड़ेगी। मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी उसके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। वो खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को देखती रहती थी। एक दिन कविता से उसका पति मिलने आ गया। कविता ने अपने बच्चे का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। इस वजह से यही ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है कि कविता का पति उससे बदला लेने की कोशिश करे। जब उन दोनों की मुलाकात के दौरान मुझे निगरानी के लिए खड़ा कर दिया गया था, मैंने कविता के पति को देखा तो हैरान रह गई थी। वो एक खूबसूरत जवान आदमी था, शक्ल से पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। वो कहने लगा, कविता, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती रहती है। मैं तड़पता रहता हूँ। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से आर्यन की शक्ल नहीं हटती। मुझे वो बहुत याद आता है। कविता, तुमने ये सब क्यों कर दिया? अगर तुम उसे नहीं पालना चाहती थी, उससे अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, तो तुम उसे मेरे हवाले करके चली जाती। मैं उफ तक नहीं करता। मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? कविता का पति फूट फूट कर रो रहा था, जबकि कविता बिल्कुल बुत बनी बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर उसका पति बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के राहुल को पसंद करती हो। उसी वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। मगर तुम्हें ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हें फिर भी नहीं मिल पाएगा। तुम तो जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? तुमने तो अपने आशिक के आगे मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ कर रख दिया है। तुमने मेरे बच्चे को मारा है। तुम जेल में बैठी हो, यानी मुझसे तो मेरा बच्चा और पत्नी दोनों ही छिन गए ना। मैं तो तन्हा रह गया हूँ। मेरा दिल बहुत उदास रहता है। कविता अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका पति ऐसे ही उदास सी बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया। और तब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के की इश्क की पट्टी बंध गई थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे की जान ले गई थी। उसे अपने बच्चे पर ज़रा भी तरस नहीं आया था। मुझे कविता से बहुत नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतें उसके साथ व्यवहार करती है वो बिल्कुल सही ही करती है, ये उसी के लायक है। लेकिन जेल में इस सब की इजाज़त नहीं होती। हमारी ड्यूटी यही होती है कि अगर जेल में किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा करे तो उसे रोका जाए, कैदियों को आपस में लड़ने ना दिया जाए। लेकिन अब कविता के मामले में मैं बिल्कुल ही स्टिक हो गई थी। 2-3 मरतबा मेरे सामने ही कविता के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थी, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो कविता की दुर्गत भी बना दी थी, मगर मैं देखी अनदेखी करके खड़ी रहती थी। दरअसल ये सब देखकर मुझे सुकून मिलता था। खैर, काफ़ी दिन गुजर गए थे। कविता अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एक दिन कविता से कोई मिलने आया। मैं बड़ी हैरान हुई कि अब उससे मिलने कौन आया है।
क्योंकि उसे जेल में आए हुए 1 महीना हो गया था। सिर्फ एक बार उसका पति आया था, उसके बाद कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। तो मुझे पता चला कि आज कविता की माँ उससे मिलने आई है। मैं ये सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी, वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई। कविता की माँ अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी कि मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। अब जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती है। उस बेचारी की तो कोई ज़िंदगी ही नहीं रही। मेरी बच्ची की हिफाजत करके उससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर त्योड़ी चढ़ाकर बोली, अगर तुम्हारी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने आशिक की वजह से अपने बेटे को ना मारती। वो कहने लगी, इतना बड़ा इल्ज़ाम, वो भी मेरी बेटी पर। उसका कोई आशिक नहीं है, उसके पति ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने नहीं में सर हिला दिया था और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है, इसके पति ने अपने बेटे को नहीं मारा, यही औरत कातिल है। तो कविता की मम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए अदालत जाऊंगी और वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फिर मुझे बताओ तुम क्या करोगी? मेरी बेबस बच्ची जब तक यहाँ है उसकी हिफाजत कर लो। मैं तुम्हें झोलियाँ भर भर के दुआएं दूंगी। बीबी जी, अपनी बेटी को छुड़वाने की कोशिश ना करो। ये रिहा हो गई तो यकीनन तुम उसकी दूसरी शादी कर दोगी और वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो फिर ये उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे ही ऊपर आएगा। मुझे बताओ, जब ईश्वर क़यामत वाले दिन तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? कविता की मम्मी ने मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखा और बोली, तुम ईश्वर नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो। जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभा लो। तुम जाति दुश्मनी के तहत क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो? इतना कहकर वो चली गई, जबकि मुझे गहरी सोच में मुब्तला कर गई थी कि उसकी बात भी तो सच थी। मुझे अपनी ड्यूटी निभानी थी। मुझे किसी कैदी से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए थी। और फिर अगर उसकी मम्मी सच कह रही थी तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरे दिल में कविता के लिए हमदर्दी पैदा हो रही थी। क्या पता कविता सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत कविता के साथ बदतमीज़ी करती तो मैं फ़ौरन उसे रोक दिया करती थी और यही कहती कि उसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब उस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि कविता हर वक्त उदास और परेशान रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख हो रहा था। फिर कुछ दिन और गुजरे तो एक लड़का कविता से मिलने आया। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा, मैं राहुल हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। यकीनन ये कविता का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी थी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि आखिर ये बात करते क्या है, इसीलिए मैं जानबूझकर उनके आसपास ही चक्कर लगाती रही। राहुल बार बार यही कह रहा था कि कविता, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक था, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि तुम अपने बच्चे की जान ही ले लेती। तुम अपने पति से डिवोर्स भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। इतना कहकर राहुल चला गया और कविता बुत बनी बस दीवारों की तरफ देखती रही। तब मैं आगे बढ़ी और बोली, देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिना वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। वो बस मुझे देख कर रह गई थी। उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं कविता की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक़ होने लगा था कि आखिर कविता से पूछूं कि उसके दिल में क्या आया था जो उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली थी। राहुल की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी? मैं तो अपने बेटे के बगैर रह ही नहीं सकती थी। तो फिर उसके अंदर इतना हौसला कहाँ से आ गया था? कविता की कहानी जानने के लिए ज़रूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसीलिए मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और उससे कहती कि खाना खा लो, क्योंकि वो खाना सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए ही खा रही थी। वो तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दिन भर में 4-5 निवाले से बढ़कर वो कुछ नहीं खाती थी। मैं उसे यही कहती थी कि अगर तुम बेकसूर हुई भी तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी।
वो सब सुनती रही और एक दिन वो फट ही पड़ी। कहने लगी, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी ज़िंदगी पे, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। तो अब मुझे महसूस हुआ था कि कविता के खामोश रहने के पीछे यही वजह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, इंसान झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वो बाद में सब सोच सोच कर ही पागल हो जाएगा कि उसने अपने बच्चे की जान क्यों ले ली थी। मगर अब वो अपने बच्चे को याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा लग गया था। वो मर जाना चाहती थी, वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी मम्मी ने कहा था कि मैं अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर कविता ने अपनी मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि अब मुझे सज़ा काट लेने दो, मैं रिहा नहीं होना चाहती। मगर फिर भी उसकी मम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में केस फाइल कर दिया था। अब अदालत में पेशियां होने लगी थी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई थी। जब कविता वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज के सामने क्या कहा। तो कविता मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उनसे कहा है कि मेरी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, इसके पीछे क्या वजह है? तो वो कहने लगी, जब मेरा आर्यन ही ज़िंदा नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी। फिर मैं बोली, तुमने आर्यन का कत्ल क्यों किया? तुम उसको ना मारती। कविता कहने लगी, हाँ, मुझे आर्यन का कत्ल नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो ऐसे ही बातें करती रहती थी। अब खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। वो मुझसे भी बात कर लिया करती थी। मुझसे एक दिन कहने लगी, मेरा आर्यन बड़ा हो गया था, अब मुझे पहचानने लगा था और मेरी तरफ देखकर हंसने लगा था और मुझे हाथों के इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं कामकाज करके वापस आती तो वो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं उठा पाती थी? तब मैंने कविता का चेहरा लाल होते हुए देखा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ गई है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद कविता कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म कर रही थी, यानी उसे उठाती नहीं थी और हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन कविता के साथ नफ़रत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। और फिर ये भी तो था कि मुझे अपनी ड्यूटी भी तो निभानी थी। मैं उसके साथ जाती दुश्मनी तो नहीं रख सकती थी। जुर्म कबूल करने के बाद ये केस अदालत से खारिज कर दिया गया था और कविता को सज़ाए मौत सुना दी गई थी। जिस दिन कविता को मौत की सज़ा हुई वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगी। मैं उसके खूब नखरे उठाया करूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें राहुल की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद ईश्वर तुम दोनों को मिला देगा? तो उसने कंधे उचकाते हुए कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जन्म में मैं और मेरा बेटा मिल जाए। हाई कोर्ट ने जब कविता को सज़ाए मौत सुना दी तो उसके बाद कविता की मम्मी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दी और इस बात पर कविता आग बबूला हो गई थी। जब उसकी मम्मी उससे मिलने आई तो वो अपनी मम्मी से लड़ने झगड़ने लगी। कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? मैं जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊँ और आप क्या बहाने बहाने से मेरी सज़ा माफ़ करवाने के चक्कर में है? मुझे अब मर जाने दो, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। कविता की मम्मी कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी,
तुम पर जो बीता है वो तुम एक एक शब्द सच बताओगी। कविता बस खाली नज़रों से अपनी मम्मी को देखती रही। खैर कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार कविता के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी और कुछ लेडी कांस्टेबल कविता को लेकर अदालत पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कविता को देखा। कविता बेबी यही कह रही थी कि उसने ये जुर्म किया है। जज ने कविता का मेडिकल रिपोर्ट करवाने के लिए कहा। जज ने कहा कि कविता की मेडिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो चुकी थी। मैं कविता को लेकर वापस थाने में आ गई थी और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी। मैंने कविता से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारा मेडिकल करवाने की ज़रूरत पड़ गई? तब कविता बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना मेडिकल करवाना नहीं चाहती और ना ही ये चाहती थी कि मेरी सज़ा की माफ़ी के लिए अपील दायर की जाए। मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम ज़िंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ कविता। कविता कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबतें देखी है, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे थाने में कई ऐसे केस आए हैं जिसमें कातिल अपनी सज़ा की माफ़ी के लिए तड़पता रहता है। वो चाहता है कि उसे माफ़ी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं चाहती? तो वो रोने लगी, बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट भी गई तो शायद मेरे माँ बाप फिर से मेरी शादी कर देंगे, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द ज़ात से बहुत नफ़रत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों? कहने लगी, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा पति पंकज एक अच्छा इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। वो मुझ पर जान निछावर करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो पंकज तो मेरा और भी ख्याल रखने लगा। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। अब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन सब कुछ ख़राब हो गया। मैं चौंक गई। मुझे लगा कि शायद कविता राहुल का नाम लेगी, क्योंकि पंकज और कविता की ज़िंदगी में राहुल ही तो आया था। लेकिन वो बोली, हमारी ज़िंदगी में प्रेमा आ गई थी। मैंने हैरत से कविता की तरफ देखा। वो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी, प्रेमा। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। मेरे पति ने उसे देखा तो वो उस पर लट्ठू हो गया। मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मगर पंकज मुझसे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, प्रेमा, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वो बेचारी तन्हा रहती है। तो मैं अपने पति को खुश करने के लिए उस लड़की से मिलने लगी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मैं प्रेमा को अपने घर बुलाती तो पंकज बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दिनों ख़राब रहती थी। उन दिनों आर्यन इस दुनिया में आने वाला था, तो पंकज मुझसे कहता कि तुम प्रेमा को अपनी मदद के लिए बुला लिया करो, और मैं अक्सर ही उसे बुला लिया करती थी। मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। ये सब कुछ होना था, मगर एक दिन प्रेमा मेरे लिए किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी, तो मुझे ख़याल आया कि मुझे भी प्रेमा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में काम कर रही है। इसलिए मैं किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि प्रेमा और पंकज हाथों में हाथ पकड़े बातें कर रहे थे। पंकज प्रेमा से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूँगा। ये सब कुछ देखकर तो मैं फट पड़ी थी। मैं भूल गई थी कि मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगा था कि प्रेमा तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही जड़ें काट दी। और पंकज, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। पंकज ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वो पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद पंकज ने मुझे दिन रात मारा पीटा, यहाँ तक कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वो मुझे ऐसे ही मारता था तो मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन पंकज ने मुझे मेरे हाथ पर मारा था और मेरा हाथ टूट गया था। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो पंकज ने कह दिया कि सीढ़ियों से गिर गई है, जबकि ऐसा नहीं था।
पंकज ने खुद से मेरा हाथ तोड़ा था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, उसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नाकारा हो चुका था। अभी कुछ महीना इसको ठीक होने में लगना था। मैं आर्यन को उठाती, उसे प्यार करती तो मेरा दिल खुश हो जाता था, मगर हाथ की वजह से मुझसे ये खुशियाँ भी छिन गई थी। पंकज सुबह शाम मुझे यही कहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, मगर मैं उसे इजाज़त नहीं देती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाएगा। वो तो अब भी मेरा दुश्मन बना हुआ है। अगर दूसरी पत्नी ले आएगा तो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने तो अपने माँ बाप से भी अपने पति की शिकायत नहीं की थी। पंकज बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता था कि खाने में नमक ज़्यादा है, तो कभी ये शिकवा कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे आर्यन से बहुत मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वो मेरी खुशियों का सहारा है, वो मेरी ज़िंदगी है। पंकज आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था और वो हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन पंकज मेरे पास आया और कहने लगा कि कविता, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना नहीं चाहता, मगर तुम्हें सिर्फ आर्यन की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। लेकिन एक दिन ये वजह भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि क्या पता पंकज आर्यन को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे, और ये सोचकर मेरी रूह तक काँप गई थी। अपने बेटे को किसी हाल में भी मैं गंवाना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे पति ने धमकी दी थी, मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती और ये सोच कर रोती रहती कि अगर पंकज ने मुझसे आर्यन को छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। उसके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊँगी। खैर कुछ दिन बाद पंकज मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज प्रेमा से शादी करने जा रहा हूँ। और तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की इजाज़त नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ही ख्याल करो। पंकज ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर पंकज आर्यन के झूले की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर कहने लगा, ये देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत ज़ोर से आर्यन को बेड पर पटक दिया। वो बेड से उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी एक सिसकी निकली थी और फिर उसके बाद वो पूरी तरह से खामोश हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी, भागकर आर्यन के पास जाना चाहती थी, मगर पंकज ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे 6 महीने के नन्हे से आर्यन ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक तरफ खड़ी थी, आर्यन ने मेरी तरफ आंखें मोड़ ली थी। उसकी आंखें गीली थी, उसके चेहरे पर दर्द नज़र आ रहे थे, उसके होठों पर शिकवा था, आर्यन की आंखों में फरियाद थी। वो चाहता था कि मैं उसे उठा लूं, उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूँ। आर्यन के होंठ सिकुड़ते चले जा रहे थे। पंकज ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी पत्नी ने क्या किया है। मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे और एक तरफ आर्यन की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे पति ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे का कत्ल करने के बाद अपने पति की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोहल्ले के लड़के राहुल के साथ इश्क लड़ाया है। जबकि हकीकत ये है कि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि राहुल कौन है। और फिर मेरे पति ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और राहुल को भी भेज दिया, ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि मेरा उसके साथ चक्कर था। वो पता नहीं यहाँ आकर क्या बातें कर रहा था। खैर जब लोगों ने ये मंज़र देखा तो पुलिस को फ़ोन करके घर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। मैं अभी भी सदमे में रहती हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, उसे गोद में भी नहीं उठा सकी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया ताकि उसका दर्द कम हो जाए। ये गम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था।
मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि आर्यन के पहलू में जाकर सो जाऊँ। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। ये कहकर कविता फिर से रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि सब्र करो, मगर मुझे मालूम नहीं था कि कविता ने सच कहा है या मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। खैर, फिर कविता की पेशी का दिन आ गया था। कविता को अदालत में पेश किया गया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगे, आपका हाथ कैसे टूटा था। और तब कविता फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी कहानी सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी साबित हो चुका था कि कविता पर बड़े लंबे सालों से जुल्म होता आ रहा था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी। उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान थे, मगर वो सब कुछ छुपाकर अपने बेटे के लिए जी रही थी। मगर जब उसका बेटा उससे बिछड़ गया तो वो मर जाना चाहती थी और मैं उसे ही कातिल समझ रही थी, लेकिन वो बेचारी तो बेकसूर निकली। अब मुझे अपने व्यवहार पर अफसोस हो रहा था। खैर, कुछ दिन और अदालती कार्रवाई हुई। उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला किया कि कविता बेकसूर है। उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था। अब वो सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी है, जबकि पंकज को पुलिस ने पकड़ लिया है और सज़ाए मौत की सज़ा दी गई है। कविता अब भी अपने बच्चे को याद करके रोती रहती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि ईश्वर उसे सब्र दे। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है।